हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है हमारे देश के लिए, हमारे देश के भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास के लिए। ये एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है वो 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा, अंग्रेज़ों की गुलामी की और हमें 200 वर्षों के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता हासिल हुई। ठीक है। और इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे और सबसे पहला आंदोलन आज का टॉपिक वही है। और हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ये 1857 की जो क्रांति है वो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति में से एक बन पाया। तो इससे संबंधित है आज का ये वीडियो, 1857 की क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आप सभी को जानते हैं 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। और सैनिक विद्रोह के दौरान बहुत सारी ऐसी सी बातें हुई इतिहासकारों के बीच में कि यह जो आंदोलन है वो हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया और सैनिक विद्रोह भी कहा गया। सैनिक विद्रोह क्यों कहा गया कि उस वक्त में जो विश्व युद्ध हुए थे तो उसमें भारतीय सैनिक जो थे वे अंग्रेज़ों की मतलब इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ रहे थे और उन लोगों को युद्ध के दौरान गोलियां चलाने के लिए जो कारतूस दिए गए थे उस पर चर्बी लगा हुआ था, जिसके कारण से जो भारतीय सैनिक हैं वे इसका विरोध करते हैं। और ऐसी घटना घट जाती है। एक मंगल पांडे करके एक सैनिक रहते हैं जिन्होंने एक अंग्रेजी अफसर का वे गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं और उसी के बाद से यह विद्रोह धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं 1857 की क्रांति के होने के कारण। तो आज के वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजनीतिक कारण के आधार पे, जानेंगे कि राजनीतिक के आधार पे क्या वैसे कारण रहे होंगे कि यह 1857 की क्रांति शुरू हो पाई। ठीक है। और उस वक्त जो टॉपिक जो है राजनीतिक कारण का, पहला टॉपिक जो है वो डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। तो उस वक्त पे हमारे देश के जो गवर्नर बन के आए थे वे थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। 1848 से 1856 ईस्वी तक उन्होंने इस भारत पे गवर्नर के रूप में काम किया। ठीक है। जो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए विभिन्न अन्यायपूर्ण तरीके अपनाए थे। मतलब बहुत सारे अन्याय किए यहाँ पे अपना साम्राज्य को फैलाने के लिए, अपना जो ताकत है उसको दिखाने के लिए बहुत सारे अन्यायपूर्ण तरीके अपनाए थे ताकि जो भारतीय लोग हैं उनके बीच में उनका डर माहौल बना रहे और उनको शासन करने में किसी भी बात की तकलीफ ना हो और उनका जो साम्राज्य विस्तार है और तेज़ी से हो पाए। अतः देसी रियासतों एवं नवाबों में कंपनी के विरुद्ध गहरा असंतोष फैला। ये होना ही है क्योंकि वे अन्यायपूर्ण तरीके से इस साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जिसके कारण जितने भी देसी रियासत थे, राजाओं थे, भारतीय राजा थे, उनके बीच में बहुत गहरा असंतोष होता है क्योंकि उनका जो देसी रियासत के जो नवाब थे, राजा थे, उनका भी जो पकड़ था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। तो इन्हीं के कारण से उनके मनों में भी बहुत सारे असंतोष उत्पन्न होने लगे थे। ठीक है। तो यहाँ पे एक उस जो गवर्नर की बात हम कर रहे हैं डलहौजी, तो उसने लैप्स के सिद्धांत को अपनाया था। लैप्स का सिद्धांत क्या है अब हम लोग इसको भी समझते हैं। जो लैप्स का सिद्धांत जो है, जो देसी रियासत
कंपनी के अधीन है, जितने भी, ठीक है, जितने भी देशी रियासत कंपनी के अधीन काम कर रहे हैं उनको अपने उत्तराधिकारियों के बारे में ब्रिटिश सरकार की मान्यता व स्वीकृति लेनी होगी। ठीक है, यदि रियासतें ऐसा नहीं करेगी तो ब्रिटिश सरकार उत्तराधिकारियों को अपनी रियासतों का वैध शासक नहीं मानेगी। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बात हो रहा उत्तराधिकारी की। ठीक है, उस वक्त पे जो ब्रिटिश काल था, उस वक्त हमारे देश पे बहुत जगह राजाओं का शासन चलता था। ठीक है, और जो राजा होते थे उसके जो पुत्र बनते थे, जो पुत्र होते थे, प्रथम पुत्र होते थे या फिर द्वितीय पुत्र, तो उन राजाओं के द्वारा एक उत्तराधिकारी अपने पुत्रों को ही उत्तराधिकारी बनाते थे। लेकिन ऐसी भी बातें थी देशी रियासतों में जिनके पुत्र नहीं होते थे। ठीक है, तो उनको यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे एक नियम निकाला, एक सिद्धांत निकाला कि जो शासक अपने उत्तराधिकारी के बारे में सरकार को बताते नहीं हैं तो उसका जो उत्तराधिकारी जो है वो रियासत को वैध नहीं मानेगा। जो शासक रहेगा, राजा रहेगा, वो वैध नहीं होगा। और अगर वैध नहीं रहता है तो वो जो रियासत है उसको ब्रिटिश सरकार अपने अधीन कर लेगी। ऐसी बातें सामने आई थी। ठीक है, तो इसी नीति के आधार पर डलहौजी ने निसंतान राजाओं के गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो बहुत सारे राजा थे जिनके पुत्र नहीं होते थे, निसंतान रहते थे, तो उन्होंने गोद लेकर के अपने रियासत को बचाने का काम भी किया था। लेकिन डलहौजी ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस आधार पर उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे कारण यही होता है, राजनीतिक कारण, कि डलहौजी कितने अन्यायपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहा था और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर प्रतिबंध लगा दे रहा था, जिसके कारण से जितने भी देशी रियासत के शासक थे उनमें असंतोष उत्पन्न होता है। और यही चीज़ धीरे धीरे 1857 की क्रांति के लिए एक बीज बनाने का भी काम हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे समकालीन परिस्थितियों के बारे में। समकालीन परिस्थितियां क्या रही होगी कि ऐसा बीज उत्पन्न हुआ और 1857 की क्रांति हो पाई। तो कई भारतीय लोग पहले ब्रिटिश सैनिकों को पराजित मानते थे, किंतु क्रीमिया एवं अफगानिस्तान के युद्धों में ब्रिटिशों की जो दुर्दशा हुई उसने भारतीयों के इस भ्रम को मिटा दिया। ठीक है, इसी समय रूस द्वारा क्रीमिया की पराजय का बदला लेने के लिए भारत आक्रमण करने तथा भारत द्वारा उसका साथ देने की योजना की अफवाह फैलाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, समकालीन परिस्थितियाँ में कि जितने भी भारतीय लोग थे वे लोग सोचते थे कि जितने भी ब्रिटिश सैनिक हैं उनको कभी भी कोई हरा नहीं सकता है। तो इसका खौफ भारतीय लोगों में था, डर था। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा युद्ध होता है रूस और क्रीमिया में, रूस के द्वारा क्रीमिया में होता है और उस पर क्रीमिया की हार होती है। ठीक है, और इसी हार के दौरान उनको भारतीयों के मन में ये जो क्या कहते हैं उसको अफवाह फैला हुआ था कि अंग्रेज़ों को कोई हरा नहीं सकता है, वो चीज़ हट जाता है। और उसके बाद से वे अपने आप को वे प्लानिंग करते हैं कि हमें ब्रिटिश सरकार को हराना है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करना है, ये सारी बातें। तो इस कारण से यहाँ पे भारतीयों के मनों में ये बीज उत्पन्न होता है कि हमें एक ऐसी क्रांति करनी चाहिए, एक ऐसा आंदोलन करना चाहिए जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार। जो ब्रिटिश सरकार है वो मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार का काम करता है। तो ये भी कारण
माना गया है। ठीक है, जैसा कि कहा जाता है कि जो मुगल सम्राट जो बहादुर शाह की बात हो रहे हैं, वो एक बहुत ही भावुक और दयालु प्रकृति के व्यक्ति थे, राजा थे। देसी राजा तथा भारतीय जनता अब भी उनके प्रति श्रद्धा रखती थी, बहादुर शाह के प्रति। ब्रिटिशों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया। अब ब्रिटिशों ने मुगल सम्राट को नजराना देना एवं उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना समाप्त कर दिया था। मुद्रा पर भी सम्राट का नाम हटा दिया था। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें थी जिनके कारण से मुगल सम्राटों का उनका सम्मान नहीं किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ये भी एक कारण माना गया है 1857 की क्रांति होने का। चलिए आगे है नाना साहब के साथ अन्याय। डोलहौजी ने जो लॉर्ड डलहौजी जो थे, उन्होंने बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ भी बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया। नाना साहब की 8 लाख रुपए की जो पेंशन उनको मिलता था, उसको उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने बंद करा दिया। फलतः नाना साहब ब्रिटिशों के शत्रु बन गए और उन्होंने 1857 का जो युद्ध हुआ, माफ कीजिएगा, क्रांति हुआ, उस पर उन्होंने नेतृत्व भी किया था। ठीक है, ये कारण। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ आर्थिक कारण के बारे में भी। ऐसी आर्थिक घटना ऐसी क्या रही होगी कि यह जो युद्ध है देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बन पाया। अब बीज क्यों उत्पन्न हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं व्यापार का विनाश आर्थिक कारण के आधार पे। ब्रिटिशों ने, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, जैसे आप सब लोगों के सामने दिख रहा है कि लिखा हुआ है, तो ब्रिटिशों ने भारतीयों का जमकर आर्थिक शोषण किया। आप सभी कोई जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लगान लगाए गए थे, कर, है ना। तो ब्रिटिशों ने भारत में लूट मार करके धन प्राप्त किया तथा उसे इंग्लैंड भेज दिया। ब्रिटिशों ने भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा और वहाँ से मशीनों के द्वारा माल तैयार करके जो भी माल तैयार किया जाता था उसको फिर से भारत लाया जाता था और वही माल को यहाँ पे महंगे दामों पे बेचा भी जाता था। इसके फलस्वरूप भारत दिन प्रतिदिन निर्धन होने लगा, गरीब होने लगा। इसके कारण भारतीयों के उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। इस प्रकार ब्रिटिशों ने भारतीयों के व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और भारतीयों को आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये चीज़ आप सबों को पता है कि किस आधार पे ब्रिटिश सरकार भारतीयों का शोषण करती थी, आर्थिक शोषण करती थी। उनसे टैक्स वसूला जाता था, 2 गुना 3 गुना टैक्स लिया जाता था। और जो भी यहाँ पे उद्योग की बात हमने यहाँ पे देखा, व्यापार की बात देखी, यहाँ से कच्चा माल निकाला जाता था और फिर से इंग्लैंड भेजा जाता था और वहाँ पे इन वस्तुओं को बनाया जाता था और वापस फिर से यहाँ पे लाके महंगे दामों में बेचा भी जाता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसानों का शोषण। किसानों का शोषण किस आधार पे होता था। तो ब्रिटिशों ने कृषकों की दुर्दशा सुधार करने के नाम पर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथा लागू किया, किंतु इस सभी प्रथाओं में किसानों का शोषण किया गया तथा उनसे बहुत अधिक लगान वसूल किया जाता था। इससे किसानों की हालत बिगड़ने लगी। समय पर कर ना चुका पाने वाले किसानों की भूमि को नीलाम भी कर दिया जाता था। ठीक है, आगे है अकाल। अंग्रेजों के शासन काल में बार बार अकाल पड़े, जिनसे किसानों की स्थिति और अधिक खराब हो गई। अगला है इनाम की जागीरें छीनना, इनाम की। ठीक है, बेंटिक ने इनाम में दी गई जागीरें भी छीन ली, जिससे कुलीन वर्ग के कई लोग गरीब हो गए, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कहा जाता है कि जो बम्बई के विख्यानग इमाम आयोग ने 1852 में 20,000 जागीरें जब्त कर दी। अतः कुलीनों में असंतोष फैलने लगा, जो इस विद्रोह के शांत हो सकता था। ठीक है, ये चीज़। और इस ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी उद्योग था उनका नाश किया गया, जिसके कारण से भारतीयों में बहुत सारे बेरोजगारी उत्पन्न
हो गए थे। चलिए आगे है समाजकालीन सामाजिक कारण क्या क्या था। सामाजिक कारण की बात अगर हम लोग करते हैं तो ब्रिटिशों के द्वारा भारतीयों के सामाजिक जीवन पर उन्होंने अपना हस्तक्षेप किया था। ठीक है, किस तरह का हस्तक्षेप किया था? तो कहा जाता है कि जो भारत का जो परंपरावादी रूढ़िवादी जनता उनसे रुष्ट हो गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ठीक है, गैर कानूनी घोषित कर दिया था, जो सही था, लेकिन कुछ कुछ भारतीय ऐसे थे जिसको ये सती प्रथा को एक बहुत ही धर्म के आधार पे वे जोड़ के देखते थे। ठीक है, धर्म के आधार पे वे जोड़ के देखते थे, लेकिन ये बहुत ही गलत प्रथा थी। लेकिन फिर भी कई भारतीय उनके खिलाफ हो चुके थे, लॉर्ड बेंटिंक के खिलाफ। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग ने विधवा विवाह का प्रथा को भी मान्यता दे दिया था कि जितने भी विधवा महिलाएं होंगी वे दोबारा विवाह कर सकती हैं, ये मान्यता उन्होंने दिया था। इसके फलस्वरूप जनता में गहरा रोष उत्पन्न हुआ। इसके अलावा 1856 में पैतृक का संपत्ति के संबंध में एक कानून बनाकर हिंदुओं के उत्तराधिकार नियमों में परिवर्तन किया गया। ठीक है, इसके द्वारा यह निश्चित किया गया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाला व्यक्ति का अपना पैतृक संपत्ति का हिस्सा बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारी गलत काम किए गए, नियम कानून को बदला गया, जिसके कारण से भारतीयों के मनों में बहुत ही ये हो गया। ठीक है, रोष उत्पन्न हो गया, और यही सब कारण थे 1857 के बीजारोपण का। आगे है पाश्चात्य संस्कृति को प्रोत्साहन। पाश्चात्य संस्कृति माने हमारे पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और भारतीय संस्कृति को ढकेला जाता था। ब्रिटिशों ने अपनी संस्कृति को प्रोत्साहन दिया, भारत में इसका प्रचार किया। उन्होंने यूरोपीय चिकित्सा विज्ञान को प्रेरित किया, जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान के विरुद्ध था। भारतीय जनता ने तार एवं रेल को अपनी सभ्यता के विरुद्ध समझा। ब्रिटिशों ने ईसाई धर्म को बहुत प्रोत्साहन दिया। स्कूल, अस्पताल, दफ्तर एवं सेना ईसाई धर्म के प्रचार का एक केंद्र बन गया। अब भारतीयों को विश्वास हुआ कि ब्रिटिश उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाहती है, और उनमें गहरा असंतोष भी उत्पन्न हो गया। ठीक है, और यही चीज़ आगे भी है कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भारतीय शिक्षा को नीचा दिखाया गया, और जितने भी पाश्चात्य शिक्षा थी उनको और अधिक ऊंचे स्थान पे बैठाया गया, और ये लोगों को बताया गया कि जो पाश्चात्य शिक्षा है वो बहुत ही अत्यंत जरूरी है, पर भारतीय शिक्षा को उतना अहमियत नहीं दिया गया। अगला में देखते हैं कि भारतीयों के प्रति भेदभाव नीति अपनाई गई थी। जितने भी भारतीय थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, तुच्छ नज़र से देखा जाता था। ट्रेन में सफ़र करने के लिए उन्हें नहीं दिया जाता था। जितने भी ब्रिटिशों के द्वारा चलाया जाता था, क्लब होता था, होटल होता था, उनमें प्रवेश निषेध था भारतीयों को। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जहाँ पे भारतीयों के साथ बहुत ही बड़ा भेदभाव होता था। तो ये सब भी कारण हो सकते हैं 1857 के। अगला है आपका धार्मिक कारण। धार्मिक कारण की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ कहा जाता है कि जितने भी भारतीय धर्म थे, सनातन धर्म था, उसको तुच्छ बनाया जाता था, पर ईसाई धर्म को अपना सर्वश्रेष्ठ बताया जाता था, और ईसाई धर्म का प्रचार पूरी रीति से फैलाया जाता था, और हिंदू धर्म को खराब दिखाया जाता था। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि 1831 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट नाम का एक एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने खुलकर हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का निंदा किया। हिंदुओं और मुसलमानों के अवतारों, पैगंबरों एवं महापुरुषों को खुलकर निंदा करने लगे और उन्हें कुकर्मी कहते थे। वे इन धर्मों की बुराइयों को बढ़ चढ़ाकर बताते थे और अपने धर्म को इन धर्मों से श्रेष्ठ बताने का भी काम करते थे, जिनके कारण से भारतीयों के मनों में बहुत सारा रोष उत्पन्न हुआ और वे
इस तरह के आंदोलन में कूद पड़े। चलिए आगे है सैनिक विद्रोह, सैनिक कारण, क्योंकि इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, तो कुछ न कुछ सैनिक कारण रहे होंगे, तभी इसे सैनिक विद्रोह कहा जाता है। क्या कारण है? भारतीय सैनिक अनेक कारणों से ब्रिटिशों से रुष्ट थे। वेतन भत्ते, पदोन्नति आदि के संबंध में उनके साथ पक्षपात व्यवहार किया जाता था। एक साधारण सैनिक को वेतन 7 से 8 रुपये मासिक होता था, जिसमें खाने, वर्दी का पैसा देने के बाद उसके पास 1 या 1.5 रुपया बचता था। भारतीयों के साथ ब्रिटिशों की तुलना में पक्षपात किया जाता था। जैसे भारतीय सूबेदार का वेतन 35 रुपये मासिक था, जबकि ब्रिटिश सूबेदार का वेतन 195 रुपये मासिक था। भारतीयों की सेना में उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। उच्च पदों पर केवल ब्रिटिश ही नियुक्त होते थे। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने भारतीय सैनिकों के रोष के 3 कारण बताए हैं। तो कौन कौन कारण हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला कारण है, बंगाल की सेना में अवध के अनेक सैनिक थे, अतः 1856 ईस्वी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया। दूसरा कारण, ब्रिटिशों ने सिख सैनिकों के बाल काटने के आदेश दिए। ऐसा न करने वाले को सेना से बाहर निकाल दिया जाता था। तीसरा कारण, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करने से भी भारतीय रुष्ट थे। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो बहुत सारे कारण हैं और इतिहासकारों में भी बहुत मतभेद का विषय बना हुआ है कि 1857 का क्रांति होने का कारण क्या था। तो फिर भी मैंने आप सबों के सामने इस टॉपिक के लेके बहुत सारी बातें हैं, रिसर्च के माध्यम से मैंने आपके समक्ष रखी है। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, तो ये सारी बातें। तो शायद आप सबों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। और जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा ऐसे में। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।